हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी तो दोस्तों हम लोग रशिया यूक्रेन की वॉर की खबर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक और खराब खबर हमारे सामने है। वो है चाइना ताइवान की वॉर। तो लास्ट टाइम जब भी रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, जो चल रही थी, इसकी वजह से आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन ट्रिगर हुई है। क्या सेम टाइप की करेक्शन चाइना ताइवान की वॉर की वजह से भी हो सकती है? बिकॉज अब हम 15,200 पे तो नहीं है, हम लोग 17,300 400 के आसपास हैं, ओवरबॉट जोन में है, रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब काफी सारे एक दिक्कत वाले एरिया में है। तो क्या यहां से वापस से करेक्शन ट्रिगर हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है या कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन पे इसका सबसे ज्यादा असर हो सकता है? इस वीडियो में दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स देखेंगे, गोल्ड सिल्वर रुपी डॉलर क्रूड ऑयल, ये सब एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। क्या हम लोग यहां से गिरने को तैयार हैं या सिर्फ मार्केट इस खबर को इग्नोर करके ऑल टाइम हाई को अप्रोच करने के लिए तैयार है? ये कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि जब भी कोई भी खराब खबर आती है तो आपको यह देखना है कि वो खराब खबर कौन सी कंट्री से आई हुई है, और उस कंट्री का जाके आपको चार्ट देख लेना है। आपको पता चल जाएगा उस खराब खबर में कितनी हकीकत है और वो खबर कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसके लिए अगर मैं सबसे पहले आपके सामने ताइवान का चार्ट लेके आऊं तो ये आप देख सकते हो कि लास्ट वीक में ताइवान में क्या हुआ था। ये देखिए, फ्राइडे के दिन ये क्लोजिंग हुई थी ताइवान में, एक्सट्रीमली पॉजिटिव क्लोजिंग। जब हम लोग ये डर रहे थे कि चाइना ताइवान में पता नहीं क्या हो जाएगा, वॉर हो जाएगी, आप देखिए ताइवान की स्टॉक मार्केट में कोई भी तरीके का कोई भी फियर यहाँ पे नहीं दिख रहा। सो दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइन जो कि चार्ट में इंडिकेशन आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी में भी किसी तरीके की कोई भी, यहां से हम निकले थे, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी पैनिक नहीं दिख रही है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसे एरिया है जहां पे फ्लशिंग आउट का प्रोसेस होगा। इसका मतलब है जो जो लोगों ने नीचे लेवल पे माल लिया होगा या ऊपर कहीं पे भी माल लिया, नीचे तो कोई ले नहीं पाया, ऊपर कहीं पे भी माल लिया होगा, जैसे जैसे उनके रेट आएंगे वो लोग इस मार्केट से निकलते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेरे को इतने मैसेज आए कि सर हम स्टॉक ले लेके बोर हो गए थे, परेशान हो गए थे होल्ड कर करके, हमारे रेट आ गए, हम लोग निकल लिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर रेट आए तो निकले होंगे, नहीं आएंगे तो फ्यूचर में निकल जाओगे। आप देखिए, एक हमने लास्ट वीक में बात की थी कि अब यहाँ पे होगा क्या, मार्केट गिरेगी नहीं, मार्केट लोगों को डराएगी। एक दिन 50 पॉइंट चलेगी, अगले दिन 50 पॉइंट, तीसरे दिन 50 पॉइंट, और एक ही दिन में मार्केट यहाँ पे 150 पॉइंट गिरा देगी। तो हालांकि हुआ कुछ नहीं, 3 दिन 150 पॉइंट चली, एक दिन 150 पॉइंट गिरी, और मार्केट में होना जाना कुछ है नहीं। यही दोस्तों आप देख सकते हो मंडे के दिन, ये देखिए मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, वेंसडे के दिन मूवमेंट, ये 3 दिन की मूवमेंट देखिए, और थर्सडे के दिन एक ही दिन में मार्केट ने पूरा गिरा दिया। बस यही चीज है, कुछ भी नहीं हुआ, खाली डर का माहौल बनाया गया। ऐसे लेवल आ चुके हैं ना, यहाँ पे लोगों को डरा धमका के लोगों की जो भी पोजीशन है यहां से लोगों को एग्जिट कराया जाने वाला है, ताकि मार्केट यहां से हल्की हो जाए और नई अपमूव के लिए तैयार हो जाए। बुल मार्केट किसको बोलते हैं? बुल मार्केट उसको बोलते हैं ना, जब दोस्तों जब खराब न्यूज आए ना फिर भी मार्केट ना गिरे, स्टॉक्स ना गिरे, उसी को तो बुल मार्केट बोलते हैं। ये जो पूरी जो तेजी हुई है, आप ये देखिए यहाँ पे क्या अच्छी न्यूज थी। एक जितनी खराब से खराब खबरें हो सकती थी ना, सब कुछ हो चुका है। रशिया यूक्रेन की वॉर बोलो, एफआईएस की सेलिंग बोलो, क्रूड ऑयल बोलो, इन्फ्लेशन बोलो, रिसेशन बोलो, सब कुछ खराब है। उसके बाद भी मार्केट गिरी नहीं। आज मार्केट आपको काफी ऊपर लेवल पे दिखी हुई है। यही चीज है, अगर खराब खबर के बाद भी मार्केट ना गिरे तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है और क्लियर बताता है कि बुल मार्केट है। वैसे उल्टा बेयर मार्केट में भी होता है कि अगर अच्छी न्यूज पे भी मार्केट या स्टॉक्स ना बढ़े तो ये बेयर मार्केट कहलाती है। अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सिंपल सी बात है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम लोग ओवरबॉट तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हम लोग ओवरबॉट रीजन में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी की आरएसआई 75 के आसपास है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा होती है। नॉर्मल कंडीशन में इतनी इतनी ज्यादा आरएसआई सस्टेन नहीं कर सकती, तो मार्केट को इस आरएसआई को कम होना जरूरी है। इसके पहले अगर आप देखते हो तो ये लेवल पे आरएसआई आपकी 75 के आसपास हो गई थी, तब मार्केट में करेक्शन ट्रिगर हुई थी। ये लेवल पे आरएसआई 75 हुई थी, तब भी करेक्शन ट्रिगर हुई थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि करेक्शन ट्रिगर हुई थी। अब इस लेवल पे आरएसआई का कूल डाउन होना जरूरी है। अब कूल डाउन होने के दो तरीके हैं। एक तो मार्केट यहां से नीचे सीधा सीधा गिरा दे। अगर मार्केट यहां से सीधा सीधा गिर जाती है तो यहां से आरएसआई कूल डाउन हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मार्केट यहीं पे टाइम पास करे, एक रेंज में, ना नीचे ज्यादा जाए नहीं, इस रेंज में टाइम पास करे। अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम बिता देती है तो यहां पे भी आरएसआई कूल डाउन हो जाएगी। अब अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो ऑब्वियस ये बात है, ये आपकी ट्रेंड लाइन है और ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। मतलब जब तक निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर देती, मतलब 17,800 के ऊपर जब तक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर देती,
आप ये मान के चलो कि हम लोग अभी भी डाउन ट्रेंड में, क्योंकि जब तक ये देखिए ना, जब हम इसके आसपास थे तब लोगों को ये उम्मीद होगी कि ब्रेकआउट हो जाएगा, यहां पे भी लोगों को उम्मीद होगी कि ब्रेकआउट हो जाएगा, सेम सिचुएशन हम यहां पे है ना, लोगों को उम्मीद होगी कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने यहां पे भी आपको नहीं बोला था ब्रेकआउट होगा, यहां पे भी नहीं बोला था ब्रेकआउट होगा, बट इस बार पूरे चांसेस हैं कि यहां से ब्रेकआउट हो जाए। अभी भी अगर आप देखोगे छोटी मोटी पॉसिबिलिटीज हैं निफ्टी में ऊपर जाने की अगर नेक्स्ट वीक, लेकिन मुझे ऐसा उसके बाद मेरे ख्याल से एक झटका मारने, एक तो झटका मार्केट ने मारना चाहिए इस लेवल के हिसाब से, एक झटका तो मार्केट ने मारना चाहिए, क्या, ताकि जो भी थोड़ी बहुत बची हुई हिम्मत जिनकी भी हो ना, वो इस मार्केट से निकल जाए। अब बाय लुकिंग एट दिस चार्ट, लास्ट वीक था परफेक्ट, हम लोग 17,500 के आसपास थे, अच्छी चीजें बन रही थी कि वहां से मार्केट एक बार करेक्शन कर दे, मार्केट ने नहीं किया, न्यूज भी खराब थी। बाय लुकिंग एट द चार्ट, बाय लुकिंग एट द स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यहां से 200-300 पॉइंट की रैली बाकी है और 17,600 से लेके 800 के वो लेवल होंगे जहां पे मार्केट एक बार रुकेगी और वहां से मार्केट नीचे गिरेगी। अब कोई भी लेवल से आप देखिए, आपको 700 पॉइंट से नीचे की रिस्क मुझे नहीं दिखती। मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 17,500 से अगर ये मार्केट घूमती है तो नीचे में आप देखिए 16,800, ये वो लेवल है। अभी भी चांसेस हैं, क्योंकि देखिए एक बात आप समझ लीजिए, ये लेवल पे अगर करेक्शन ट्रिगर होती है ना, तो ये करेक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूज की वजह से ही ट्रिगर होगी। क्योंकि करेक्शन होने के दो रीजन होते हैं। एक रीजन तो क्या होता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। करेक्शन होती कब है? लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, एक रीजन वो होता है, और दूसरा रीजन होता है लोग शॉर्ट करते हैं, तभी तो करेक्शन होगी, है ना। और तीसरा ऑब्वियस सी बात है न्यूज ड्रिवन करेक्शन। तीन करेक्शन होती है, एक क्या होती है, एक होती है जब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, एक होती है जब लोग शॉर्ट करेंगे, और तीसरा न्यूज ड्रिवन। अब सिंपल सी बात है, आप मेरे को बात बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कौन करेगा? अरे ले कौन पाया है? किसको पता चला ये जो मार्केट गई, ये ऊपर चली, किसको पता चला मार्केट चल रही है? एक नींद लगी, आंख खुली और मार्केट 15,200 से 17,200 है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी से रही, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो तब होगी ना जब लोगों के पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही नहीं है। दूसरी करेक्शन तब ट्रिगर होती है जब लोग शॉर्ट करते हैं, है ना। अब शॉर्ट करने वालों में हिम्मत नहीं बची, ये तो मैं मान सकता हूं। इसमें जो खींचा है ना, इनमें हिम्मत नहीं बची शॉर्ट करने की, हाँ, लेकिन करना है इनको शॉर्ट, ये मानेंगे नहीं लोग, इनको शॉर्ट करने, लेकिन हिम्मत नहीं बची। तो ये कब करेंगे? अगर थोड़ी करेक्शन इनको ट्रिगर होती हुई दिखती है ना, उसके बाद ये लोग शॉर्ट करेंगे, ये लोग इनिशिएट नहीं करेंगे। तो ये ऐसे लेवल है ना, यहां पे करेक्शन आप बात मान के चलो किसी न्यूज की वजह से ही आने वाली है, और न्यूज की वजह से अब यहां से आती है 200-300 पॉइंट ऊपर से आती है, ये देखना पड़ेगा। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये करेक्शन यहां से नहीं आएगी, अब मार्केट यहां से 200-300 पॉइंट और ऊपर जाएगी और वहां से मार्केट एक करेक्शन करेगी, और किसी भी लेवल से करेक्शन 600-700 पॉइंट से ऊपर की नहीं होने वाली। मतलब अगर हम लोग 17,500 से मार्केट घूमती है तो आप मान के चलो 16,800 के आसपास हम लोग एक बार आ सकते हैं, और अगर हम यहां से 200-300 पॉइंट ऊपर जाते हैं, मतलब 17,600 से लेकर 17,800 जो कि ये ट्रेंड लाइन के पास है, वहां से अगर हम लोग करेक्शन करते हैं तो हम लोग 17,000 के आसपास आ सकते हैं। इससे ज्यादा की डाउन साइड मेरे को इस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस चाहिए तो 17,200 ये वो लेवल है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। बट मेरे को यहां पे अभी मार्केट में कुछ बहुत बड़ा ऐसा नहीं लगता इस मार्केट में बड़ी करेक्शन आने वाली। लोग तरसेंगे, मेरी बात याद रखना, लोग तरसेंगे मार्केट में करेक्शन के लिए, करेक्शन नहीं आएगी। अरे मेरे को एक बात बताओ, क्यों करेक्शन आएगी? ये क्या था ये लेवल, है ना, यहां पे क्यों नहीं लिया आपने, बताओ, है ना। करेक्शन ही तो थी, जब आई तब तो किसी को लेना नहीं था, अब जब मार्केट ऊपर जा रही तो वो लोग बोल रहे करेक्शन चाहिए। अरे भैया क्यों आएगी करेक्शन? अच्छा मौका यहां पे मार्केट दे रही थी, आपने लिया नहीं। अब तो मुझे नहीं लगता इस मार्केट में कोई करेक्शन आने वाली है। ये ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट थोड़ा सा ड्रामा करेगी, एक मार्केट नीचे अगर झटका मारेगी ना, तो आप बात समझ के जाइए कि फिर वही बात है, बेयर कैटेगरी वाले लोग और स्ट्रांग हो जाएंगे, यहां से लोग शॉर्ट करेंगे, उनकी फिर क्लास लगने वाली है। हो गया काम तो यहीं पे हो गया था, अब यहां तो हम बहुत ऊपर है, हो चुका है काम। तो आपको क्लियर याद रखना है कि किसी भी लेवल पे 600-700 पॉइंट की करेक्शन ट्रिगर हो सकती है, एंड दैट विल बी द लास्ट फेज ऑफ दिस करेक्शन, एंड मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा इस मार्केट में अभी कोई भी प्रॉब्लम है। अगर मैं लास्ट वीक में रिजल्ट भी देखूंगा ना, कंपनियों के इतने बेहतरीन रिजल्ट आए ना कि उनको देख के भी नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट यूएस का आप जॉब डेटा देख लीजिए, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 3.5%, ये एक्चुअली यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है विच इज लोवेस्ट। लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन आ जाएगा दुनिया में, ये पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। यहां से 1-1.5-2 महीने से मैं इस चैनल पे आपको बता रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5% पे है, सोचिए, मतलब इतने ज्यादा लोगों के पास जॉब है। इनफैक्ट ये फेड के जो बुलर्ड साहब है, इन्होंने तो बोल भी दिया यूएस वालों ने कि रिसेशन होने के चांसेस कुछ भी नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि देखिए क्या होता है,
जैसे हम धीरे धीरे ना खबरों को पीछे छोड़ते जाते हैं ना, और मार्केट आगे चलती है, बस यही होने वाला है। जैसे जैसे आज, सबसे पहले जब एक टाइम पे कोविड आया था मार्च 2020 में, मार्केट बढ़ती रही, धीरे धीरे कोविड को लोग भूलते रहे। फिर क्या हुआ, ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, आज कितने कितनी बार आप सोचिए ना, कितने वीडियो में रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, हार्डली कभी करते हैं, खत्म हिस्ट्री, है ना। अब आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो रशिया यूक्रेन की वॉर हिस्ट्री बन चुकी है अभी अपने लिए। ये देखिए, ये एफआईज की सेलिंग कंटिन्यूअसली चल रहा था, एफआईज की सेलिंग, एफआईज की सेलिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे पिछले कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 7 ट्रेडिंग सेशन में एफआईज ने बाई किया, खत्म, खबर गई, है ना। रशिया यूक्रेन की वॉर गई, एफआईज की सेलिंग गई पीछे। अब ये देखिए, और जो तीसरा प्रॉब्लम था रिसेशन, है ना, अब यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि यूएस में तो रिसेशन है ही नहीं, ऐसा ही बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो वैसे 0% चांस है, ये खबर भी पीछे चली जाएगी। इन्फ्लेशन, ये खबर भी पीछे चली जाएगी। सबसे बड़ी जो तकलीफ थी क्रूड ऑयल, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए क्रूड ऑयल ने भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया, ये भी सूनर लेटर आ जाएगा 85 के दौर में, खत्म हो गया हमारा काम, है ना, हम तो चल देंगे। तो यही तो होता है, बुल मार्केट क्लाइम्स वॉल्स ऑफ वरीज। बुल मार्केट में ना ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं, और आनी भी चाहिए। वो एक्ट करती है फ्यूल के तौर पे, ताकि हम लोग और ऊपर जाएं। आना ही चाहिए, नहीं आएगी तो लोग खरीद लेंगे। मार्केट को तो जाना है ऊपर, लेकिन लोगों को खरीदने देना नहीं है। आप समझिए, रीजन खुद ब खुद बन जाते हैं, है ना। आज अगर ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर आई हुई है आपके सामने, और आप देखिए क्या गजब लेवल पे आई हुई है, क्या कमाल लेवल पे आई हुई है। अगर ये चाइना और ताइवान की वॉर की खबर अगर यहाँ पे आती तो वैसे कोई नहीं लेता। अब मार्केट जब यहां पे आ चुकी है, अब लोगों को ऐसा लग रहा है भाई हम तो फंस गए, है ना। शॉर्ट वाले भी डर में हैं, और बाय वाले भी समझ रहे हैं यार मार्केट तो ऊपर आ गई, खरीदना चाहिए यार, मौका बन रहा है। लेकिन मार्केट का दिमाग देखो आप, मार्केट ना आप समझो करना क्या चाह रही है, ऐसे टाइम पे खबर ला दी चाइना ताइवान की, जिनको लेना उनकी हिम्मत नहीं होगी अब। यहां से तो छूट गए बेचारे, अब जिनको लेना फिर हिम्मत नहीं करेंगे, बोले कि फिर नई खबर आ गई। हद तो तब हो गई, पिछले कोई एक आध ग्रुप में मैंने देखा, बोले कुछ इंडिया वाले पीओके में कुछ फ्लैग होस्टिंग करने वाले हैं। मतलब क्या क्या खबरें निकाल रहे हो यार, क्या क्या कर रहे हो आप। ये भी पीछे छूट जाएगा, मार्केट पीछे छूट जाएगी। मैंने बताया आपको क्लियर, एक ये टाइम था जब लोग छूटते गए थे, एक ये वो टाइम है जब लोग छूटेंगे। ये लेवल का देख रहे हो आप, मैं ये लेवल का रिवॉर्ड आपको यहां से मिलने वाला है। ये जो वीडियो मैंने डाला है 20,000 मार्केट जाएगी ये साल एंड में, ये बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। यहां से निफ्टी के टारगेट और मार्केट के टारगेट बहुत ऊपर है, मार्केट को यहां से बहुत ऊपर जाना है। अब अगर फर्दर एनालिसिस करें हम लोग बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, जैसे निफ्टी अप्रोच कर रही है। सो सेम चीज हो सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने को थोड़ी सी करेक्शन दे, थोड़ा सा रुके, इस एरिया में रुकना जरूरी है। बिकॉज आप देखो ये जो है ना निफ्टी आपका जो ऑल टाइम है वहां से सिर्फ और सिर्फ अब देखो तो करीब करीब 6 से 7% डाउन है। Whereas if you talk about small cap index, अब लोगों का अगेन कंप्लेंट ये है सर हमारे स्टॉक तो चले ही नहीं। भाई यही तो आपको समझनी है, सबसे पहले लार्ज कैप चलते हैं, फिर मिड कैप चलते हैं, फिर स्मॉल कैप चलते हैं। आप देखिए लार्ज कैप जो निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, सिर्फ 7%। अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो आप देख सकते हो मिड कैप जो है ना अपने ऑल टाइम हाई से, ये देखिए ऑल टाइम हाई से 10% नीचे है। और अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं आपको तो ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हो स्मॉल कैप इंडेक्स इज डाउन बाय 30%, स्टिल इट इज डाउन बाय 30%। यही तो कहानी है, निफ्टी 6-7% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 10% डाउन है, और स्मॉल कैप 30% डाउन है। बस निफ्टी चल चुकी है ना। देखिए एक बात आप समझिए, ये जो बड़े स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक, इसमें चलने की एक जगह होती है ना। आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि रिलायंस डबल हो जाए, टीसीएस डबल हो जाए, है ना। तो इनकी एक लिमिट है, तो अभी इनके पास 10% चलने को जगह है, तो अब जरूरी है यहाँ पे कंसोलिडेट करे। मेरी बात आप समझिए, ये जरूरी कंडीशन बन रही है कि निफ्टी इस एरिया में कंसोलिडेट करे। हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन दे, जरूरी है, क्योंकि अब स्मॉल कैप को चलना जरूरी है। मिड कैप सिर्फ 10% डाउन है और स्मॉल कैप 30% डाउन है। मतलब आप मान के चलो ये बचे हुए अगस्त में, सितंबर में आपको इतना मजा आएगा ना। निफ्टी को देखो ही मत, निफ्टी को देखो ही मत। स्टॉक्स में जो मूवमेंट आएगी बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर आपका पोर्टफोलियो 10%, 15%, 20%, 25% डाउन है, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। स्मॉल कैप इंडेक्स 30% डाउन है, तो आपका पोर्टफोलियो तो हो सकता है 20-25% डाउन, 30%, कोई फिक्र की बात नहीं है। आने वाले 1-2 महीने में आपने घोड़ा लिया और गधा लिया, आपके रेट आ जाएंगे, ठीक है। तो फिक्र ना कीजिए, अभी इस मार्केट में ऊपर जाने की बहुत ज्यादा जगह है। वैसे आप देख सकते हो निफ्टी जूनियर भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास या ट्रेंड लाइन के आसपास अप्रोच कर रही है। अब अगर मैं बाहर के इंडेक्स आपको बताऊं तो
बाहर के इंडेक्स में भी कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो। देखिए क्या है, रशिया ये चाइना ताइवान का वॉर। एक बात आप समझ लो, कोई वॉर कहीं नहीं होने वाली इस दुनिया में, ठीक है। आज मैं सुबह के सेशन में बता रहा था, कोई वॉर कहीं नहीं होने वाली रशिया यूक्रेन के बीच में। अब देखो, बड़ी वॉर कब बनेगी मालूम है? जब बड़ी कंट्रीज आएंगी। जब भी रशिया यूक्रेन के बीच में अमेरिका नहीं आया, रशिया के सामने अमेरिका के आने की हिम्मत नहीं हुई, तो चाइना के सामने क्या अमेरिका आएगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। चाइना ताइवान वैसे भी एक ही कंट्री है, मतलब वही बात है जैसे रशिया यूक्रेन में चलता है, इंडिया पाकिस्तान में चलता है, चाइना ताइवान में चलता है, ये इनके आपस के मामले। यहाँ पे अमेरिका बीच में नहीं आने वाला, और जब अमेरिका नहीं आएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हिली हुई है, अमेरिका सबकी हिली हुई है। ऐसे टाइम में ये लोग हिम्मत कर ही नहीं सकते कि किसी बड़ी वॉर को ट्रिगर करें। कुछ नहीं होने वाला, सब चीजें धीरे धीरे सेटल होगी। खबरें आनी चाहिए, अच्छी है, ऐसी खबरें रहेगी तभी तो लोग डरेंगे, नहीं ले पाएंगे और मार्केट अपना काम कर देगी। मैं आपको वॉन्स बताता इसीलिए हूं कि यार आप इसको अच्छे से रीड कर पाओ मार्केट को। ये देखिए क्या है, डाउ जोन्स, देखिए कितने अच्छे लेवल पे बना हुआ है, कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है डाउ जोन्स, है ना। ये आपका नैस्डैक का चार्ट है, क्या दिक्कत है? देखिए मस्त ब्रेकआउट दिया हुआ है इस लेवल पे। तो मेरे ख्याल से जो ग्लोबल इंडाइसेस है वो भी परफेक्ट है। जो डॉलर है, अगर आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज भी बढ़िया है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं डॉलर की बात करूं, ये देखिए डॉलर में तो आपको पता है कि यही लेवल पे हमने बात कर ली थी कि डॉलर में ये डॉलर का टॉप लग चुका है, 109 डॉलर के आसपास डॉलर का टॉप लग चुका है, वहां से गिर रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, इतना गिरेगा तो फिर बाउंस लेगा, फिर बाउंस लेगा, फिर गिरेगा, है ना। हो गया, डॉलर का यहाँ पे टॉप लग चुका है, लंबा काम डॉलर का हो चुका है। इंडियन रुपी आप देखिए, ये देखिए इस लेवल के आसपास 80 के आसपास इंडियन रुपी जाता हुआ नहीं दिखता, तो यहाँ से गिरना चाहिए, मतलब इंडियन रुपी को भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप गोल्ड में देखोगे तो गोल्ड ने भी अपने एक अच्छे लेवल से, देखिए ये अच्छे लेवल से एक बाउंस दिया हुआ है। तो गोल्ड सिल्वर में तो खैर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, बिकॉज इनका एक अलग ही सिस्टम चल रहा है। अब अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सबसे पहले मैं ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूं ना। आप बात समझिए, अगर चाइना ताइवान में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको ऑटो सेक्टर में दिखने वाला है। बिकॉज जो आपने पीछे भी देखा होगा न्यूज के, जो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारे आईटी कंपनी को बहुत सारे ऑटो कंपनी को सफर करना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट सेमीकंडक्टर का चिप शॉर्टेज। दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर सेमीकंडक्टर चिप्स का ताइवान ही है। तो कल को अगर थोड़ा बहुत टेंशन होता है, जो कि लग रहा होगा, है ना, बड़ा कुछ होगा मैं ये नहीं बोल रहा, छोटा मोटा तो टेंशन चलता रहेगा, कुछ भी ऐसा होता है तो इसकी वजह से ऑटो सेक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है। तो ऑटो सेक्टर में अगर आपके पास मेरे ख्याल से कुछ पोजीशन है तो दिस इज द बेस्ट टाइम, थोड़ा सा प्रॉफिट लीजिए और थोड़ा सा आप ऑटो सेक्टर से दूर रहिए। बिकॉज ये देखिए ना, आप कितनी अच्छी मूवमेंट आई ऑटो सेक्टर में, सेक्टर रोटेशन भी होगी ना, हर सेक्टर चलेगा, हर स्टॉक चलेगा। सो ऑटो सेक्टर में एक अच्छी मूवमेंट आ चुकी है, तो हो सकता है अगर कुछ वहां से ट्रिगर हो तो ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। इसलिए अगर आपको यहाँ पे कुछ है प्रॉफिट तो लेके निकलने में मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है। आईटी सेक्टर देखिए आप, ये वो आईटी सेक्टर में बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद कंसोलिडेशन हो चुका, अच्छे लेवल पे आईटी सेक्टर है। मेरे ख्याल से एक मूवमेंट आईटी सेक्टर में बन सकती है। अब जो मेरा एफएमसीजी सेक्टर में भी आप एक ऐसा लेवल आ चुका है जहां पे आपको मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो जो ऑटो सेक्टर और जो एफएमसीजी सेक्टर की हम बात कर रहे थे जो पूरे जुलाई मंथ के लिए, मेरे ख्याल से ऐसे लेवल आ चुके हैं जहां से आपको अगर आपके पास प्रॉफिट है तो लेना चाहिए। अब मेरी जो बेट है वो है फार्मा सेक्टर पे, बहुत क्लियर। अब जो मेरी बेट है वो है फार्मा सेक्टर पे। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन मैंने फार्मा सेक्टर में एक स्टॉक में पोजीशन लेके भी गया हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है और क्या रीजन है, क्यों मैंने लिया है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, तो कमेंट में लिख के बताइए। अगर ज्यादा कमेंट रहेंगे तो उस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो रिलीज करूंगा। अब मेरा जो मेन बेट है, मैंने आपको क्लियर बता दिया, फार्मा सेक्टर। अगर ये देखिए आप यहाँ पे एक अच्छा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, ठीक है। अब फार्मा सेक्टर में उछाल आने को तैयार है। एक वीडियो मैंने अगस्त में बनाया था कि फार्मा तो गया, अब मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा में उछाल आने को तैयार है। करेक्शन खत्म भी नहीं हुई, बोलना जल्दबाजी है, लेकिन 20-30% की मूवमेंट फार्मा स्टॉक्स यहां से देने के लिए तैयार हैं, तो उनको तो हमको प्ले करना है। मेरे ख्याल से फार्मा सेक्टर की करेक्शन अभी खत्म नहीं हुई है, 20-30% की मूवमेंट यहां से मिल सकती है, 40% की भी मिल सकती है, वो लेके तब देखेंगे कि क्या होने वाला। बट फार्मा सेक्टर मेरे ख्याल से अब यहां से तैयार हो चुका है ऊपर जाने के लिए। मेटल सेक्टर आप देख सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म में मेटल सेक्टर पे भी आप देखिए काफी ओवरबॉट हो चुका है मेटल सेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक छोटा सा हो सकता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ जाए, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर इंपॉर्टेंट है। एंड जो अंधाधुंध भागेंगे ना वो है आपके मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स। मिड कैप भी नहीं, अब नंबर है स्मॉल कैप शेयर्स का, अब नंबर है स्मॉल कैप शेयर का। वही बात है, आपको जैसे साइकोलॉजिकल मैंने पॉइंट बताया था, निफ्टी इस एरिया में रुकेगी, ऐसा बताएगी मैं ऊपर नहीं जाना चाह रही, खराब न्यूज आती रहेगी,
चाइना का मैटर चलता रहेगा, ताइवान का मैटर चलता रहेगा, इसमें स्टॉक अपने गेन कर देंगे। जो स्टॉक आप 200 पे लेने की सोच रहे थे वो 250 आ जाएगा, उसके बाद आप ले ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे 200 का स्टॉक 250 में अब मैं क्या लूं। एक ही आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं यहां पे, अगर आपको मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स ये लेवल पे देखना है तो ये देखिए कि ऊपर से कितने गिरे हुए हैं, ये मत देखिए कि नीचे से कितने बड़े हुए हैं। नीचे से कितने बड़े हुए तो आप कभी ले ही नहीं पाओगे। 400 का स्टॉक जब 200 तक गिरा है और 200 से बढ़ के 250 हुआ है तो मैं गारंटी देता हूं 250 पे आप लेने की हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने उसको 200 पे देखा था। हाँ, ये अगर आप देखते हो अरे यार ये तो 400 का था, 400 से 250 देखो, तब आपकी लेने की हिम्मत होगी। इस नजरिए से अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक देखोगे तो आपको मजा आने वाला है। आप सोचिए निफ्टी में 6-7% अगर जाने के ऊपर जगह है 18,600, स्मॉल कैप इंडेक्स में 30% की जगह है। तो कैश के स्टॉक को इग्नोर मत कीजिए। अब आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी मूवमेंट मिलने वाली है। ये जो है आपका विक्स है, आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा कोई मतलब यूएस का विक्स है, सब खत्म हो गया है, मतलब डर खत्म है, कुछ भी नहीं है। ये इंडिया का विक्स है, सब सेटल्ड है। ये क्रूड ऑयल है, जो हम चाहते थे कि क्रूड ऑयल इस लेवल के आसपास आ जाए, 80-85 के आसपास आ जाए, जो कि धीरे धीरे उस लेवल पे आ रहा है। तो ये हमारे बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब कुछ लोग इसमें भी निगेटिविटी ढूंढते हैं, है ना, मतलब जो पॉजिटिव देखता है वो कुछ ना कुछ बहानों से पॉजिटिव खबर निकाल ही लेता है, और जो निगेटिव देखता है पता नहीं उसको कहां से निगेटिव खबरें मिली जाती हैं। अब वो क्रूड ऑयल गिर रहा है, अब इसमें सेलिब्रेट करने की जगह बोलते हैं दुनिया में रिसेशन है, डिमांड नहीं है इसलिए क्रूड ऑयल गिर रहा है। अरे भाई आप इसको पॉजिटिविटी तो लो। आपको क्या करना है यार, मतलब रिसेशन की वजह से गिर रहा है, किसकी वजह से गिर रहा है ना, आपको तो बिल भरना है ना क्रूड ऑयल का, पेट्रोल डलाना है, रोस्ट पेट्रोल डलाना है। तो आप तो चाहते हो सस्ता पेट्रोल मिले, है ना, सस्ता पेट्रोल मिलेगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा। तो आपको ये देखना है, आपको ये नहीं देखना रिसेशन, अरे गिर रहा है बस खत्म। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था 0% चांस है रिसेशन का इंडिया में, 0%। और क्या है, बस क्रूड ऑयल सेटल हो जाए उनके देखो आप समझो, बाकी अगर देश परेशान है तो हमको खुश रहना है, अगर यूएस में प्रॉब्लम है तो रहने दो ना, अच्छी बात है। अरे जब वहां के देश में प्रॉब्लम रहेगी तो वहां का पैसा कहां लगेगा, हमारी देश में लगेगा, है ना। ताइवान और चाइना की वॉर होने दो, है ना, ये सब शॉर्ट टर्म के इफेक्ट हैं, ठीक है। अब इसको मतलब ऐसे दिल से मत लगाओ, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। चाइना ताइवान की वॉर होने दो, क्या होगा आप समझो। चाइना उतना बड़ा विलन बन रहा है पूरी दुनिया की नजर में, है ना, वॉर करेगा, ऐसी उनकी तरफ से प्रॉब्लम है, बोलते कोविड उन्होंने लाया और पता नहीं इंटरनल क्या क्या पॉलिसीज है, ऐसी दुनिया उनसे चिड़ी हुई है। उसके बाद अगर इनमें और प्रॉब्लम आती है ना, होने दो, काम किसको मिलेगा, हमारे को मिलेगा। तो अपने को सिर्फ अपनी कंट्री में देखना है, और दैट टू कितने स्टॉक चाहिए ट्रेडिंग करने के अपने नियम है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए कितने चाहिए, 20-25 स्टॉक चाहिए, वो तो ऐसे मिल जाएंगे मार्केट में। सो दैट्स इट, कोई मेरे ख्याल से टेंशन की बात नहीं है। गोइंग अहेड बहुत अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट में बनने वाला है। सो अगर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे दोस्तों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके साथ लेके आता रहूं। अगर आप भी सीख समझ के इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, देखिए अगर आप मार्केट में काम करें, सीखना जरूरी है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना सीखे आप कर सकते हो। सीखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कीजिए, हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए, आप वहां से सीख सकते हो। अगर आपको सीखने समझ का टाइम नहीं है एंड सही बहुत फिर भी आप बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, इस ग्रोविंग इकोनॉमी का पार्ट बनना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर उसमें आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं थ्रू आउट दिस जर्नी विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, विथ फ्री में, तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है एसेट प्लस, उसको आप डाउनलोड कीजिए, डिटेल फिल कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके साथ 1-to-1 कन्वर्जेशन करूंगा, और उसके बाद हम लोग आपका एक प्लान करेंगे, उसके तहत आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और इंशाल्लाह इससे आपकी बहुत ज्यादा वेल्थ बनेगी। फाइनली जाते जाते अगर आप चाहते हो जानना कि फार्मा का कौन सा स्टॉक है जिस पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है और क्या लॉजिक है, अगर आप उस पर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो लिख के डिस्क्रिप्शन में बताइए। अगर कमेंट बहुत ज्यादा रहेंगे तो ही वीडियो बनेगा, नहीं तो नहीं। सो दैट्स इट, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।